भारत की इकोनॉमी 7% के रेट से ग्रो कर रही है। भारत दुनिया के आर्थिक परिवेश में एक चमकते हुए सितारे की तरह आया है। युवाओं को सपने की उड़ान आगे बढ़ाने के लिए 40 स्किल इंडिया सेंटर्स खोले जाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों के सेविंग्स अकाउंट को 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख कर दिया गया है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आज भाजपा के प्रदेश कार्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में प्रेस वार्ता किया और जिस तरीके से केंद्रीय बजट को पेश किया गया और बिहार में जिस विशेष जो है केंद्रीय बजट में जो बिंदु उन्होंने दिया उसको लेकर तमाम जानकारी भी दी है और इनकम टैक्स से लेकर जिस तरीके से रेलवे में आवंटन के उन तमाम चीज़ों को राशि का जो अनुदान है उसको लेकर बड़ी बात कही है। सबसे पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। भारत की इकोनॉमी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई, 10 से ऊपर। दूसरा, बाकी दुनिया की विकास दर नीचे है, भारत की इकोनॉमी 7% के रेट से ग्रो कर रही है। भारत में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है। कोरोना में चिंता की गई है, मुफ्त दवा लगाई गई है, वैक्सीन, और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना खिलाया गया जो अंत्योदय के लेवल के हैं। आज भी उसको आगे बढ़ाया जाएगा, 2 लाख करोड़ रुपए खर्चे हो रहे हैं उसके लिए। इंडिया हैज बिकम ए ब्राइट स्पॉट इन द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। भारत दुनिया के आर्थिक परिवेश में एक चमकते हुए सितारे की तरह आया है। और ये ऐसे ही नहीं बोलते हैं। आज जब 470 बोइंग और एयरबस प्लेन खरीदे जा रहे हैं भारत के एयरलाइंस टाटा एयर के द्वारा, इंडियन एयरलाइंस के द्वारा, तो क्या हो रहा है? अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं धन्यवाद मोदी जी, इससे हमारे यहाँ 10 लाख नौकरी मिलेगी। फ्रांस के राष्ट्रपति धन्यवाद दे रहे हैं, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री धन्यवाद दे रहे हैं, वो भी कह रहे हैं हमारे यहाँ नौकरी मिलेगी और हमारे यहाँ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ये भारत का एक प्रकार से दुनिया में रुतबा बढ़ा है। ये जो अमृत काल का बजट है, अमृत काल मतलब 75 इयर्स पूरे हो गए। ये बजट भारत को एक विकसित देश बनाने की ओर ले जाता है, जिसके मूल में है भारत के गरीब, भारत के किसान, भारत के उद्यमशील, भारत का मिडिल क्लास और भारत के नौजवान। किसान, वंचित, गरीब, मध्य वर्ग और नौजवान, इसके अंतर्गत में अब मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता दूं कि पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन पर 20 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है और अलग से 6000 करोड़ रुपया पीएम मत्स्य संपदा पर। तो बिहार में भी तो हमारे मछुआरे समाज के बहुत लोग हैं, इसका लाभ उनको लेना चाहिए, मिलना भी चाहिए। 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग में मदद की जाएगी। 10,000 करोड़ रुपया खर्चा का प्रावधान है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि स्टार्टअप एग्रीकल्चर में, उसके लिए एक्सेलरेटर फंड की व्यवस्था की गई है। तो ये मैंने शॉर्ट में आपको एग्रीकल्चर बता दिया। आपको मालूम है इसमें हमारे पत्रकार मित्रों को भी रुचि होगी कि टैक्स अब 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है, नो टैक्स, और मिनिमम थ्रेशोल्ड 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है। युवाओं को सपने की उड़ान आगे बढ़ाने के लिए 40 स्किल इंडिया सेंटर्स खोले जाएंगे। हम लोग की कोशिश होगी बिहार में भी खुले, प्रदेश सरकार सहयोग करे, ये बड़ा स्किल सेंटर होगा। और इसको पीएम कौशल विकास योजना 4.0 और 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वजीफा दिया जाएगा। इस सब आपको रिटन नोट भी मैं देने वाला हूं, लेकिन अभी मूल पॉइंट्स आप सबों के लिए रख रहा हूं। और बाकी एकलव्य स्कूल 740 स्कूलों में 38,800 टीचर्स अपॉइंट होंगे। महिला एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी चिंता की गई है। वरिष्ठ नागरिकों के सेविंग्स अकाउंट को 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख कर दिया गया है और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना में 15 लाख का कैप था, उसको 30 लाख कर दिया गया है। और बाकी
महिला सम्मान के विकास पर 2 लाख रुपए की बचत योजना पर 7.5% मिलेगा पूरा इंटरेस्ट। वरिष्ठ किसान, महिला, नौजवान किसान, ये सब मैंने आपको बता दिया। रेलवे पर मैं अलग से बात करूंगा और बिहार के बारे में, रेलवे के बारे में विस्तार से, रेलवे, नेशनल हाईवे बिहार के बारे में बताऊंगा। पीएम आवास योजना, इसकी राशि 79,000 करोड़ कर दी गई है, मतलब 66% बढ़ोतरी हुई है। और ये बिहार में बनते हैं पीएम किसान योजना, आप भी जानते हैं पैसे कहाँ से आते हैं, जानते हैं। आदिवासी वर्गों के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए की योजना है। टेक्नोलॉजी में एक बड़ा काम हो रहा है कि 5G सेवाएं शुरू की जाएंगी 100 लैब स्थानों में। मैं उम्मीद करूंगा बिहार भी उसमें एक होगा। बिहार सरकार को पहल करनी चाहिए और इस लैब में क्लासरूम, फार्मिंग, डिजिटल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इस सब का ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। 157 मेडिकल कॉलेजों में 157 नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा भारत सरकार तो करेगी ही करेगी, बिहार में भी नर्सिंग कॉलेज खुले, इसकी चिंता की जाएगी। मैं ढांचागत इंफ्रास्ट्रक्चर में आज तक का हाईएस्ट 33% राइज हुआ है। 10 लाख करोड़ किया गया, 10 लाख करोड़ सड़कों के लिए, बिजली की व्यवस्था के लिए, और शहरों के बुनियादी ढांचा में भी हर साल 10,000 करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा। जो हमारे मझोले छोटे उद्योगपति हैं उनको 9,000 करोड़ रुपए क्रेडिट गारंटी का प्रावधान है, और कोरोना काल में उनका पैसा अगर सीज हो गया तो वापस कर दिया जाएगा, क्योंकि काम नहीं पूरा कर सके। 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। मैं उम्मीद करूंगा इसका लाभ बिहार सरकार लेगी। बिहार में पर्यटन की बहुत संभावना है। और बाकी 50 एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट मिलने वाले हैं, बिहार सरकार यहां भी प्रयास करेगी। हम लोग भी सहयोग करने को तैयार हैं, तो बिहार सरकार को सक्रिय होना पड़ेगा। और बाकी जैव विविधता, ग्रीन प्रोजेक्ट में 33,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था, ये सब तो आप। भारत माला के अंतर्गत फेज 1 में 34,800 किलोमीटर की सड़क प्रस्तावित है, जिसमें 7.63 लाख करोड़ रुपया खर्चा होगा। इसमें बिहार के लिए 1,571 किलोमीटर के 40 प्रोजेक्ट क्रियान्वित हो रहे हैं। और ये कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया जिले से उतरेगा। और भारत माला के लिए बिहार में होने वाली योजनाओं पर 44,950 करोड़ खर्चा होगा। अब आप देख लिया आपने, जो लोग हल्ला करते हैं 72,000 करोड़, 44,000 करोड़, बाकी योजनाओं में 45,000 करोड़, कितना हजार करोड़ खर्चा हो रहा है और प्रस्तावित है। तो पूरे बिहार के सड़कों की तस्वीर नेशनल हाईवे के माध्यम से बदली जा रही है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आज मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है, हमारे पत्रकार मित्रों को भी खुशी होगी कि आप NH-30 से आते हैं, कंकड़बाग में जाम रहता है, बहुत देर परेशानी होती है। मैं नितिन गडकरी जी से मिला था और उनके आग्रह, उन्होंने आग्रह माना है, अब अनीशाबाद से एलिवेटेड सड़क बनेगी जो दीदारगंज में उतरेगी जाकर के। अनीशाबाद से चढ़ेगी और सीधा दीदारगंज से पहले गुरुद्वारा मोड़ पर जाके उतरेगी। 1,000 करोड़ रुपए की योजना स्वीकार हो गई है, उस पर DPR बनने जा रहा है। तो ये मुझे एक अच्छी खबर आपको देनी थी, वो DPR का काम, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का। और फतुहा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क 100 एकड़ में बनना प्रस्तावित हुआ है, जिस पर 1,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें छोटे मझोले उद्योग के लोगों को अपने सामान बेचने के लिए बड़ा अवसर मिलेगा। जमीन के लेने की बात चल रही है, इसमें लगा हुआ था, तो 1,000 करोड़ का लॉजिस्टिक पार्क। आज मैं पत्रकार मित्रों को कहना चाहता हूं, यहाँ संजय चौरसिया भी बैठे हुए हैं, बिहार के विकास के लिए हम लोग दल के ऊपर उठकर बात करते हैं। नीतीश कुमार कुछ भी कहें, जो पूरा अटल पथ बना है, इसमें रेलवे लाइन को लेने के बारे में बहुत कठिनाई आ रही थी। पीयूष गोयल से हम लोग सब लोग लगे भिड़े, बाद में वो सस्ते दाम पर मिला। आपको मालूम है आज अटल पथ कितना जोरदार बना है।
पटना में एम्स आया, पटना में आईटी आया, पटना पहले एनआईटी आया। मैंने अपने आईटी विभाग के कितने बड़े बड़े कार्यालयों को यहाँ नाइलेट हो, बाकी हो, टीसीएस हो, सब तो पटना में आया। तो हम लोग बिहार, भागलपुर में एसटीपीआई, दरभंगा में एसटीपीआई, फिर आपके बक्सर में नाइलेट, मुजफ्फरपुर में नाइलेट। तो जितना काम बिहार के लिए होगा हम लोग करेंगे और करते रहेंगे। नीतीश बाबू कितना करेंगे मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ। तो आपने सुना कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जिस बिहार में जिस तरीके से विशेष रूप से केंद्रीय बजट को लेकर जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अपना बातों को रखा और कहा है कि जिस तरीके से इनकम टैक्स और अन्य कई जो है सुविधाएं उसको लेकर भी बात करेंगे और काफ़ी विस्तार में पूरे चीज़ों को उन्होंने समझाया है और सारी योजनाओं की उन्होंने बात की और स्पष्ट किया कि जिस तरीके से बिहार में भी कई योजनाएं के बारे में उन्होंने बताया कि आगे भी हम लोग काम करेंगे और केंद्रीय बजट को लेकर महत्वपूर्ण बातें की। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी मदन के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।